तो अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमें किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म को इलेक्ट करना होगा। इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपका कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, एचयूएफ हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, बहुत सारे बिजनेस के प्लेटफॉर्म है। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एडवोकेट एंड सीएस प्रतीक श्रीवास्तव जीएनजी 2.0 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो लास्ट रन पर हम लोगों ने सोगा को कंप्लीट किया था और अब बारी है पार्टनरशिप को फोड़ने की। पार्टनरशिप की 3 यूनिट है, तीनों यूनिट को फटाफट से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को पहले तो आप ये समझो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हुआ करता था, 1930 में उसको हटा करके एक सेपरेट लॉ बनाया गया। उसी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट 1932 को 32 में हटा करके एक सेपरेट लॉ बनाया गया। पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, है ना। तो पार्टनरशिप होती क्या है, पहले तो ये समझते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। देखो, पार्टनरशिप जो वर्ड है ना, ये जो शब्द है, शब्दों का मतलब समझ में आना चाहिए। लॉ में सारा का सारा खेल शब्दों का ही होता है। पार्टनरशिप ये जो शब्द है, ये शब्द डिफाइन करता है किसको? एक रिलेशन को, रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। ये जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अपने आप में एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, है ना। अब जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है वो तो पार्टनरशिप हो गया। अब फर्म क्या होती है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना पार्टनरशिप फर्म, तो रिश्तों की फर्म। अगर हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो इंडिविजुअली बोला जाएगा पार्टनर, लेकिन अगर कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर बुलाना, सारे के सारे पार्टनर्स को एक साथ कॉल करना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि हम फर्म को कर रहे हैं। तो फर्म का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स, कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर। इंडिविजुअली बोलेंगे तो पार्टनर्स की बात करी जाएगी, कलेक्टिवली बोलेंगे तो उसको बोला जाएगा यहां पर फर्म की बात हो रही है ना। अब पार्टनरशिप फर्म का जो नाम है, नेम, पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम भी तो होता है। तो बेसिकली जिस नाम के अंदर सारे के सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म्स नेम या फर्म्स नेम। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये पार्टनरशिप खेल क्या है। देखो, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो आईआरएफ हो, आईआरएफ तो खैर कोई एक्ट नहीं था, वो तो बेसिकली कुछ रूल्स थे। आपको लॉ का इंट्रोडक्शन दिया गया, लॉ एग्जैक्टली होता क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। चाहे वो कोई कंज्यूमर हो, चाहे वो कोई बायर हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप में हो, कोई भी हो, सबके ऊपर ये जनरल लॉज है, जनरल पब्लिक के लिए सबके ऊपर अप्लाई होते हैं। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट, इसके बाद में पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के बाद में हम लोग पढ़ेंगे एलएलपी। ये जो 3 एक्ट है ना, ये जो 3 चैप्टर है आपके, ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये एक स्पेसिफिक बॉडी के लिए बनाए गए। पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी, ये तीनों बिजनेस करने के प्लेटफॉर्म है। अगर हमें कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस करने के लिए अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, अपने बिजनेस को एक पहचान देनी पड़ती है, अपने बिजनेस को एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है। तो उसी को ही बोला जाता है बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमें किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म को इलेक्ट करना होगा। इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, एचयूएफ हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, बहुत सारे बिजनेस के प्लेटफॉर्म है। तो उसी में से पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनी भी है। तो अब जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप के ऊपर अप्लाई होगा, कंपनीज एक्ट कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा, एलएलपी एक्ट एलएलपी के ऊपर अप्लाई होगा। ये स्पेसिफिक एक्ट है, किसी एक स्पेसिफिक बॉडी के लिए बने हुए, किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए बने हुए हैं, है ना। तो इस वजह से इसको स्पेशल लॉ भी बोल सकते हो या स्पेसिफिक लॉ भी बोल सकते हो। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या होती है? पार्टनरशिप एक रिलेशन होती है। फर्म क्या होती है? कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर होते हैं। और इसी फर्म पे, इसी प्लेटफॉर्म पे पार्टनर्स अपना बिजनेस करते हैं।
है ना। मेरी बात सबको समझ में आई। तो इसी प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करते हैं। तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर पार्टनरशिप फर्म बनाई जा रही है तो किस लिए बनाई जा रही है, बिजनेस करने के लिए। और यहां पर बिजनेस करने का मतलब थोड़ा सा अलग है। यहां पर बिजनेस करने का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या चीजों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, नहीं। हम अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम किसी को कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी यहां पर आएगा। तो चाहे वो ट्रेड हो, चाहे आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, तो भाई ये दोनों चीजें बिजनेस में कवर अप होंगी। ये दोनों चीजें बिजनेस में कवर होंगी। तो यहां पर बिजनेस की डेफिनेशन भी अपने आप में अलग है, ठीक है। अब पार्टनरशिप एक्ट को बताया क्यों गया है भाई, पार्टनरशिप फर्म बनाई जा रही है, किस लिए बनाई जा रही है, बिजनेस करने के लिए बनाई जा रही है। बिजनेस करने के लिए कुछ लोग मिल करके इकट्ठा हो रहे हैं, वो लोग मिल करके काम करेंगे, मिल करके मेहनत करेंगे। और देखो, जहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर डिस्प्यूट होने के भी चांसेस होते हैं। जहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। एक कहावत है जो पार्टनरशिप के लिए बोली जाती है अक्सर, पार्टनरशिप कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होती है। पार्टनरशिप में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डिस्प्यूट आते ही आता है। जब सोचो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये दोनों सगे भाई थे, जब इन दोनों के बीच में नहीं चल पाई, तो इस वजह से पार्टनरशिप के लिए बोला जाता है पार्टनरशिप थोड़ा सा रिस्की तो है, क्योंकि जहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर डिस्प्यूट होने के चांसेस भी हैं। अब अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और बिजनेस है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए, गाइडलाइंस तो होनी चाहिए। तो उन्हीं गाइडलाइंस को पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना। तो देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसकी टोटल मिलाकर के 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। आज हम लोग करेंगे यूनिट 1। तो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी ब्रीफ करी। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इसको येलो कर लेते हैं, है ना, विजिबल रहेगा। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया, रिलेशन बिटवीन पर्संस, रिलेशन बिटवीन पर्संस हु अग्री टू शेयर द प्रॉफिट। अब किसके बीच में रिलेशन है, जो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। पार्टनर्स होंगे भाई, पार्टनर्स अगर बिजनेस साथ में मिल करके कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो प्रॉफिट भी तो शेयर करेंगे। तो रिलेशन है किसके बीच का, ऐसे लोगों के बीच का जो अग्री कर रहे हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब प्रॉफिट कमाएंगे कहां से, बिजनेस से कमाएंगे। तो ऐसे लोग जो अग्री कर रहे हैं प्रॉफिट को शेयर करने से, और प्रॉफिट कहां से अर्न होगा, प्रॉफिट होगा बिजनेस से, जो कि कैरीज ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, जो बिजनेस सब लोग मिल करके करेंगे, या अगर उनमें से कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है तो उसके लिए करेंगे। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को भी बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, इन दो लाइनों को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया पार्टनरशिप। अब persons who have entered into partnership with one another are called, इंडिविजुअली अगर बोलेंगे तो पार्टनर्स बोलेंगे जैसा कि मैंने बताया, कलेक्टिवली बोलेंगे तो फर्म बोलेंगे, ठीक है। और द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन, जिस नाम के साथ में उनका बिजनेस चल रहा है उसको बोला जाएगा फर्म नेम, है ना। आगे देखते हैं। तो देखिए आगे है एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तो अब देखो, पार्टनरशिप बेसिकली मैंने आपको बताया कि रिलेशन बनता है, ठीक है। तो अब अगर किसी भी एसोसिएशन को हमें पार्टनरशिप बोलना है या नहीं बोलना है, या कोई भी एसोसिएशन पार्टनरशिप होगी या नहीं होगी, ये हम कैसे तय करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि इस एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप बोलें या ना बोलें। तो बेटा यहां पर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ना, अगर ये एलिमेंट्स उस एसोसिएशन में हैं तो फिर इसका मतलब उस एसोसिएशन को पार्टनरशिप बोला जाएगा, है ना। ये टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है कि पार्टनरशिप को हम टेस्ट करेंगे कि ये एसोसिएशन को पार्टनरशिप बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखिए बोला गया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बिल्कुल, क्या एक अकेला बंदा पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है, क्या कोई आदमी खुद के साथ में पार्टनरशिप कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, खुद के साथ में कैसे पार्टनरशिप करेगा। तो पार्टनरशिप के लिए सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना चाहिए। और देखो यहां पर वर्ड क्या यूज हुआ है, पर्सन। पर्सन का मतलब, अगर कहीं पर भी पर्सन लिखा हुआ है और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है तो पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल पर्सन बोथ।
आर्टिफिशियल पर्सन भी लेंगे, नेचुरल पर्सन भी लेंगे, तो यहां पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन होनी चाहिए, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कंपनी, एलएलपी, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इनकी होती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, तो ये लोग भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। यानी कि अगर एक कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहे तो बिल्कुल बन सकती है ना। देखिए, तो सबसे पहले तो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, और ऐसे पर्सन होने चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, जिनको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है कि भाई ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं उनकी भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, लॉ उनको रिकॉग्नाइज करता है, तभी तो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है, यानी कानूनी तौर पे एक वो डिफरेंट पर्सनैलिटी है ना। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना चाहिए, और हर वो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा, एग्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल भाई, यहां पर देखो एक रिलेशन डेवलप हो रहा है दो लोगों के बीच में, और रिलेशन डेवलप क्यों हो रहा है? बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए। और भाई बिजनेस के लिए अगर रिलेशन क्रिएट हो रहा है तो बिजनेस में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, कैपिटल भी लगाई जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी, सब कुछ होगा। और जहां पर पैसा है वहां पर डिस्प्यूट भी हो सकता है, जहां पर पैसा है वहां पर डिस्प्यूट भी हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया। तो भाई यहां पर एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट वर्ड आ गया ना, एग्रीमेंट वर्ड आ गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब बाय वर्ड्स, ओरल और रिटन। तो क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी ओरल हो सकता है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओरल एग्रीमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप एक्ट एक एडवाइस देता है कि भाई यहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, डिस्प्यूट हो सकता है फ्यूचर में, तो आप साबित कैसे करोगे? ओरल कम्युनिकेशन को कोर्ट में साबित करना यह हमेशा से बहुत मुश्किल होता है। कल को अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप साबित कैसे करोगे? ओरल कम्युनिकेशन में क्या तय था, है ना। तो इस वजह से एक ये एडवाइजरी है कि भाई आप चाहो तो उसको राइटिंग में रखो, ताकि फ्यूचर के डिस्प्यूट से बचा जा सके। तो देखो, पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनरशिप अराइज होगी तो एग्रीमेंट से ही अराइज होगी। एग्रीमेंट में भी ओरल, सॉरी, एक्सप्रेस और इंप्लाइड, और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है ना। नेक्स्ट देखो, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे भी दिया हुआ है, लेकिन मैं एक ही बार एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको आगे भी कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की, सॉरी, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप यानी कि अगर किसी भी एसोसिएशन को हमें ये चेक करना है कि यहां पर पार्टनरशिप का रिलेशन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका ट्रू टेस्ट क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसका ट्रू टेस्ट क्या है? ट्रू टेस्ट हमेशा बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी को। अब म्यूचुअल एजेंसी होती क्या है? तो म्यूचुअल एजेंसी को आप ऐसे समझो पहले तो, कि अभी आपने जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं या जो भी अभी आगे पढ़ोगे, जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, है ना, ये सारे के सारे एग्रीमेंट, तो ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं। तो ऑब्वियसली कि वहां पर पार्टनरशिप होगी, लेकिन उसमें एक जो एसेंशियल एलिमेंट है मेन, वो है म्यूचुअल एजेंसी का। बाकी के सारे एसेंशियल एलिमेंट एक तरफ, म्यूचुअल एजेंसी एक तरफ। अगर अकेले म्यूचुअल एजेंसी का फीचर भी है ना उस एसोसिएशन में, तो उस एसोसिएशन को पार्टनरशिप माना जाता है। म्यूचुअल एजेंसी, अगर किसी भी एसोसिएशन को पता करना है कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है, तो आप सबसे पहले म्यूचुअल एजेंसी को फिट करके देखो। अगर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट वहां पर फिट हो रहा है, तो फिर ऐसी एसोसिएशन को पार्टनरशिप माना जाएगा। जैसे म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है। फर्म में कोई भी पार्टनर केवल अपने लिए काम नहीं करेगा। देखो यहां पर एक पार्टनरशिप एक रिलेशन है, और ये रिलेशन क्या है? ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, यानी कि ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है, भरोसे वाला रिलेशनशिप है। तो यहां पर कोई भी पार्टनर केवल अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करता है, पूरी की पूरी फर्म के लिए काम करता है, पूरी की पूरी फर्म के बेनिफिट के लिए काम करता है।
उसकी जो इंटेंशन होती है प्रॉफिट कमाने की, फायदा पहुंचाने की, तो वो पूरी की पूरी फर्म को होती है, ना कि खुद को अकेले। और अगर अकेले खुद के लिए कमा रहा है तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है ना। तो यहां पर देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के, जैसे अगर मान लीजिए कि एक ए है, एक बी है और एक सी है, इन तीन लोगों ने मिलकर के एक ट्रेडिंग फर्म खोली है। ठीक, अब ए का काम था परचेज करना, ये सस्ते से सस्ते गुड्स खरीदते थे, खरीदने में बहुत अच्छे थे, वेरीफाई वगैरह करके तब लेते थे, बार्गेनिंग वगैरह में अच्छे थे। मिस्टर ए जो है इनका काम था गुड्स को बेचना, सेलिंग करना। और मिस्टर सी जो थे ये थोड़े पहलवान टाइप के थे, तो इनका काम कलेक्शन का दिया गया कि भाई जो भी उधार पेमेंट, उधार सामान जा रहा है, उधार गुड्स जा रहे हैं, उसकी पेमेंट को कलेक्ट करना। ठीक है, तो तीनों को अपने अपने हिसाब से काम मिल गया। अब मिस्टर ए जो यहां पर गुड्स को परचेस कर रहे हैं, तो क्या वो अपने लिए परचेस करेंगे कि फर्म के लिए परचेस करेंगे? और फर्म का मतलब क्या है? फर्म का मतलब होता है कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर, यानी सारे के सारे पार्टनर्स, उन्हीं को ही फर्म बोला जाता है। तो यहां पर मिस्टर ए जो परचेस कर रहे हैं वो फर्म के लिए कर रहे हैं, यानी कि बाकी के सारे पार्टनर्स के लिए कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखो तो यहां पर मिस्टर ए बी के लिए और सी के लिए भी तो परचेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर मिस्टर ए एजेंट हो गए बी के एंड सी के, है ना, क्योंकि भाई इन दोनों के बिहाफ पे भी तो परचेस कर रहे हैं। अब यहां पर उसी तरीके से मिस्टर बी है, मिस्टर बी जो गुड्स को बेचेंगे, क्या खुद के लिए बेचेंगे, क्या खुद का प्रॉफिट कमाना है? नहीं, पूरी की पूरी फर्म को प्रॉफिट पहुंचाना है। यानी कि यहां पर मिस्टर बी जो गुड्स को सेल कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बाकी सबके लिए भी कर रहे हैं। तो यहां पर अगर देखो तो मिस्टर बी हो गए एजेंट ऑफ ए एंड सी, है ना। अब मिस्टर सी जो कलेक्शन करेंगे, क्या खुद के लिए करेंगे? क्या जो पूरा का पूरा पैसा आएगा पेमेंट का, क्या वो खुद अपनी जेब में रखेंगे? नहीं, वो पैसा आकर के फर्म में आएगा, वो पैसा फर्म में आएगा ना। तो भाई यहां पर ये जो कलेक्शन कर रहे हैं ये पूरी की पूरी फर्म के लिए कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी फर्म के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर सी हो गए एजेंट ऑफ ए एंड बी। तो अब देखो हर एक बंदा एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और हर एक बंदा एक दूसरे का एजेंट भी है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी होता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है। तो अगर किसी भी एसोसिएशन में ये है सिस्टम, इस तरीके का सिस्टम है, हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, तो फिर वहां पर बोला जाएगा कि ये एसोसिएशन पार्टनरशिप है। इसी वजह से इसको ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी एसोसिएशन बन जाती है जहां पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी बन रही है, जहां पर एग्रीमेंट भी हो रहा है, जहां पर बिजनेस भी है, जहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी है, ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद है। तो क्या हम ऐसी एसोसिएशन को पार्टनरशिप मान लेंगे? नहीं, जब तक वहां पर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। अब जैसे इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो कि एक मिस्टर ए है और बी है, ठीक है, ये लोग मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। ठीक, एक मिस्टर सी है, मिस्टर सी ने इनको उधार गुड्स दिए, मिस्टर सी ने इनको उधार गुड्स दिए ए और बी को, लेकिन जो टाइम तय था उस टाइम में ये पेमेंट नहीं कर पाए। अब लायबिलिटी हो गई लगभग 5 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए ये लोग दे नहीं पा रहे मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी ने कहा कि भाई मैं तो कोर्ट में केस करूंगा, पैसा तो मुझे चाहिए। तो ए और बी ने बोला कि देखिए हम भी पैसा देना चाहते हैं आपको, हम भी पैसा देना चाहते हैं आपको, लेकिन अभी हमारे पास में पैसे नहीं है। आप एक काम करो, आप डेली के डेली आओ, आप डेली के डेली आओ, शाम को शॉप पर बैठो और दिन भर में हम जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट का 50% हम आपको दे देंगे। इससे क्या होगा कि धीमे धीमे करके आपकी पेमेंट जो है ना आप तक पहुंचती रहेगी, ना आपको नुकसान होगा ना हमें कोई नुकसान होगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास पैसे हैं नहीं। तो मिस्टर सी को लगा कि यार बात तो खैर सही बोल रहे हैं, चलो थोड़ा थोड़ा करके, बिजनेस की बात है, आज अच्छा नहीं चल रहा, कल को अच्छा चलेगा तो और पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिस्टर सी ने बोला कि भाई इस बात का तो पूरा राइटिंग में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसी ओरली काम नहीं चलेगा। ए और बी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग में एग्रीमेंट हो गया। अब मिस्टर सी क्या करते थे, डेली शॉप पर आते थे शाम को,
तीनों लोग बैठते थे, जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का 50% उठा करके सी को दे दिया। अब तुम समझना, एक एसोसिएशन बन रही है, एक एसोसिएशन बन रही है, एसोसिएशन में सी भी शामिल हो गए, ठीक। एग्रीमेंट है, बिल्कुल है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, बिल्कुल है। बिजनेस है, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही बिजनेस का है। तो क्या यहां पर सी को पार्टनर मानना चाहिए? क्या सी पार्टनर हो जाएगा क्या? नहीं, सी पार्टनर नहीं है बेटा। सी पार्टनर नहीं है। सी तो बस केवल और केवल अपना पैसा निकालने के लिए है। यहां पर जिस दिन उसके पैसे उसको पूरी मिल जाएंगे वो निकल करके बाहर हो जाएगा। तो यहां पर सी को पार्टनर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सी ना तो इनका कोई प्रिंसिपल है, ना कोई एजेंट है, ना कोई काम कर रहा है। तो यहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं बन रही है ना सी के लिए। तो यहां पर म्यूचुअल एजेंसी की मिसिंग है, इस वजह से सी को पार्टनर नहीं बोला जाएगा। तो ये बताने के पीछे का पर्पस क्या था कि देखो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी को इसी वजह से ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बोला जाता है। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो बार बार एक लाइन आ रही है ना, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, यानी कि बिजनेस सारे के सारे लोग कर रहे हैं या उनमें से कुछ लोग कर रहे हैं जो दूसरों के बिहाफ पर एक्टिंग कर रहे हैं, यानी दूसरों के बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर। सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई है ना। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि शेयरिंग ऑफ लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग होना ये फाइनल कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट एविडेंस जरूरी है। पार्टनरशिप में ये चीज जरूरी है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, लॉस शेयरिंग जरूरी नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस होना जरूरी है। मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए, मोटिव जो है वो एक्विजिशन ऑफ गेन्स का होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म कभी भी चैरिटेबल पर्पस से नहीं बनाई जाएगी। पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो कभी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाई जाएगी। उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी करना, है ना। आगे देखते हैं, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सेम वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई। तो देखो, बिजनेस वॉज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, existence of partnership when agreement between all the person concerned share the profit of business। तो प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो अब आगे डिफरेंस दिए हुए हैं, जैसे पार्टनरशिप और कंपनी में दिया हुआ है ना। बहुत सारे हैं, कोई भी आपको 5 से 6 डिफरेंस याद रखने हैं, है ना। पार्टनरशिप और क्लब में दिया हुआ है, पार्टनरशिप एचयूएफ में दिया हुआ है, तो बहुत सारे हैं। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। पार्टनरशिप को ओनरशिप में दिया हुआ है। तो ये जितने भी डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पूरे आपके पेपर में, 100 मार्क्स के पेपर में एक क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा। मई अटैम्प्ट में तो वो भी नहीं पूछा गया था शायद, लेकिन सितंबर अटैम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस एक बार आप देख लेना। अभी हम लोग कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का डिफरेंस जो है ना वो वहां पर ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डिफरेंस ना आए तो एक बार बता देना, तो फिर उसको मैं डाउट में डिस्कस कर लूंगा। डन है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह की होती है? तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पर, और दूसरा विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, है ना, बिजनेस के नेचर पर। तो देखिए, सबसे पहले ड्यूरेशन में पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? जब कोई भी पार्टनरशिप विदाउट एनी टाइम ड्यूरेशन बन रही है, कोई भी उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है, कोई भी टाइम पीरियड उसका फिक्स नहीं है, तो फिर ऐसी पार्टनरशिप को बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल जैसा कि समझ में आ रहा है कि जब मर्जी होगी तब बंद कर देंगे। पार्टनरशिप एट विल, यहां पर पार्टनरशिप रिलेशनशिप बन रही है एट विल, मर्जी से, तो मर्जी से खत्म भी हो सकती है। तो पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करने के लिए अगर एक पार्टनर ने भी राइटिंग में नोटिस दे दिया बाकी के सारे पार्टनर्स को,
तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। देखो, नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन अग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन, कोई भी ड्यूरेशन इसकी फिक्स नहीं है। नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की कोई भी डिटर्मिनेशन की पार्टनरशिप कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ऐसी एसोसिएशन को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है, तो ऐसी पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम comes to an end on the expiry of the fixed period, तो ये पार्टनरशिप खत्म कब होगी, जब जो पर्टिकुलर पीरियड, जो स्पेसिफिक टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर वहां पर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। जरूरी नहीं है डिसॉल्व हो जाए, फिक्स पीरियड के बाद भी चलती रह सकती है, लेकिन अगर फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद भी वो चल रही है और उन लोगों ने कुछ भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया है, तो वो फिर पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाती है पार्टनरशिप एट विल में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ऐसी पार्टनरशिप जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई गई हो, किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई हो। जैसे मेरे पास में कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने किसी को पार्टनर बना लिया, तो हम दोनों की पार्टनरशिप कब तक रहेगी, जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा वैसे ही वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। देखो, ऑर्गेनाइज फॉर एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग द पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप का मतलब हर पर्पस के लिए हम लोग जो भी काम करेंगे मिल करके करेंगे। एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है कि कुछ लोगों ने अपनी एसोसिएशन बनाई और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ भी काम करेंगे मिल करके करेंगे, तो उसको बोला जाता है जनरल पार्टनरशिप। कोई एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है, और हर पर्पस के लिए, है ना। देखो, कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल, इसको बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्टिव, एक्चुअल, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर का मतलब रियल पार्टनर। ये रियल पार्टनर होते हैं, पैसा भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं। जो पार्टनरशिप के सारे फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे हैं। ये लोग एक दूसरे को रिप्रेजेंट भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, सब कुछ। तो इनको बोला जाता है रियल पार्टनर। बिकम अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ये लोग केवल पैसा लगा देते हैं, ये लोग केवल पैसा लगा देते हैं, इनसे काम नहीं होता। ये धन्ना सेठ टाइप के लोग होते हैं कि मेरे पास में पैसा तो बहुत है, आओ अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा लो, लेकिन भाई प्रॉफिट में शेयर लेंगे, लेकिन मेहनत की जिम्मेदारी नहीं है, मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, स्लीपिंग का मतलब सोते हुए पार्टनर, ये सोते रहते हैं दिन भर, मेहनत नहीं करना जानते, है ना। स्लीपिंग और डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव पार्टनर, है ना। A partner by agreement and does not actively take part in the conduct of the partnership business, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए इनकी लाइबिलिटी बनती है, थर्ड पार्टी के लिए इनकी लाइबिलिटी बनती है ना। तीसरा आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब नाम मात्र का, नाम मात्र का, यानी कि उसने अपना नाम दिया है, वो केवल नाम का पार्टनर है। नाम का पार्टनर कैसे, अब मान लो जैसे किसी की गुडविल बहुत अच्छी है, किसी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, दो तीन लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, वो मिस्टर डी के पास में आए, डी से बोला कि यार तुम कुछ मत करो, तुम बस अपना नाम दे दो, तुम्हारा नाम मेरी फर्म के साथ में जुड़ जाएगा ना, तो हमारी भी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, लोग हमारे साथ में बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। डी ने कहा ठीक है भाई, यूज कर लो नाम। डी ने अपना नाम दे दिया। अब डी ने अपना नाम दिया है और कुछ नहीं दिया, तो यहां पर डी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेगा, यहां पर डी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेगा। लेकिन अब डी ने चूंकि अपना नाम दिया है, तो भाई पब्लिक को तो पता है ना, अब अंदर ही अंदर आपके बीच में कुछ भी सेटलमेंट हो, पब्लिक को तो पता है ना कि डी भी इसमें पार्टनर है, तो कल को अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, कुछ भी लॉस हुआ, तो पब्लिक के लिए यानी कि थर्ड पार्टी के लिए नॉमिनल पार्टनर भी लायबल होगा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। लैंड हिज नेम टू द फर्म, वो केवल और केवल अपना नाम और अपना ब्रांड देता है। विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन अ फर्म, नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट, लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। थर्ड पार्टीज के लिए पूरी लाइबिलिटी अराइज होती है। डज नॉट टेक
पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म। ये इंपॉर्टेंट है नॉमिनल पार्टनर, तो ये याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट ऑनली। देखो बिजनेस में अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग तरीके के सर्कमस्टेंसेस होते हैं। हो सकता है कि हम अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हम किसी ऐसे पर्सन के पास में गए, उसको अपना पूरा प्रोजेक्ट दिखाया और हमने उससे बोला कि आप हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओ। वो कह रहा है कि भाई आप तो अपने बिजनेस को लेकर के कॉन्फिडेंट हो, लेकिन मैं नहीं हूं, लेकिन चलो आप हमारे पास में आए हो तो आपके कहने से पैसा तो हम लगा देंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तो हम शेयर करेंगे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो नुकसान आपका, इसी कंडीशन पर ही मैं पैसा दूंगा। नुकसान हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो हम दोनों लोग मिलकर के बांट लेंगे। सर्कमस्टेंसेज है, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि मुझे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भरोसा है। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ, 2 पैसे, जिम्मेदारी मेरी, है ना। तो यहां पर वो जो प्रॉफिट पार्टनर बन रहा है वो केवल और केवल प्रॉफिट के लिए बन रहा है। देखो, एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, नॉट लायबल फॉर द लॉसेस, लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। तो प्रॉफिट्स के लिए जितने भी एक्ट हैं उसके लिए लायबिलिटी बनेगी थर्ड पार्टीज के लिए, है ना। इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर का मतलब फर्म चल रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और बीच में कोई पार्टनर आकर के ज्वाइन करता है, नए पार्टनर का एडमिशन होता है, उसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ही होगा, सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट कंपलसरी होती है। नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज एडमिशन एज अ पार्टनर। भाई आज अगर मैं फर्म को ज्वाइन कर रहा हूं तो आज के बाद फर्म की जो भी लायबिलिटीज हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन मेरे पहले फर्म में क्या हुआ है उससे मुझे क्या लेना देना, तो पुराने वाले के लिए लायबल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है, नोवेशन के थ्रू हो सकते हैं, नोवेशन के थ्रू हो सकते हैं। नोवेशन का मतलब यहां पर क्या है कि जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, जो नया पार्टनर है, और प्लस क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की कंसेंट जरूरी है। तीनों लोग अगर एग्री कर रहे हैं, तीनों लोग अगर एग्री कर रहे हैं तो ओल्ड डेट्स के लिए भी, ओल्ड डेट्स के लिए भी लायबल हो सकता है, ओल्ड डेट्स के लिए भी लायबल हो सकता है नोवेशन के थ्रू, अगर ये तीनों लोग अग्री कर रहे हैं ना। आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर का मतलब जो फर्म छोड़ करके जा रहा है, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है। देखिए, अ पार्टनर हु लीव्स अ फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ पार्टनर कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस। एक पार्टनर रिटायर हो गया, वो फर्म छोड़ करके जा रहा है, लेकिन उसके जाने के बाद भी बाकी के सारे पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। रिमेन्स लायबल to third parties for all act of the firm until public notice is given of his retirement। अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। पब्लिक नोटिस के पीछे का पर्पस क्या है, हम पब्लिक को बता रहे हैं कि भाई आज के बाद मेरा फर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर पार्टनर ने पब्लिक नोटिस दिया है तो उसने पब्लिक को बता दिया है कि आज के बाद मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो पब्लिक नोटिस के बाद के जितने भी डेट्स होंगे उसके लिए उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो पब्लिक नोटिस देना भूल गया या नहीं दिया तो फिर उस सिचुएशन में भले ही वो रिटायर हो गया, भले ही वो चला गया, लेकिन उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। और हाँ, अगर पब्लिक नोटिस दे भी दिया है ना, तो जब तक वो पार्टनर था, जब तक वो पार्टनर था, तब तक के किए गए कामों के लिए उसकी लायबिलिटी जिंदगी भर के लिए बनी रहेगी, है ना। पार्टनर बाय होल्डिंग, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कह लो, पार्टनर बाय स्टॉपेल कह लो, एक ऐसा पर्सन जो रियल में पार्टनर नहीं है, जो रियल में पार्टनर नहीं है, लेकिन वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी थर्ड पर्सन के सामने कि वो भी इस फर्म में पार्टनर है, या फिर कोई दूसरा पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई ये पार्टनर है और वो साइलेंट है, वो चुप है। जैसे सपोज करिए आप यहां पर खड़े हो, मैं एक पार्टनरशिप फर्म चला रहा हूं और थर्ड पर्सन से बात कर रहा हूं। मैंने थर्ड पर्सन से बोला कि भाई ये सुमित है, सुमित भी मेरी फर्म में पार्टनर है। अब सुमित खड़े हुए हैं लेकिन सुमित साइलेंट है, सुमित कुछ बोल ही नहीं रहे, तो थर्ड पार्टी क्या सोचेगी कि भाई सुमित भी पार्टनर होंगे। अब कल को थर्ड पार्टी ने मेरी फर्म में पैसा लगा दिया, थर्ड पार्टी ने फर्म में पैसा लगा दिया सुमित का नाम सुन करके, उसने तो भरोसा कर लिया। तो इस सिचुएशन में अब मैं पैसे लेकर के चला गया, मेरा नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी क्या सुमित से पैसे रिकवर कर सकती है? यस, रिकवर कर सकती है। दिस इज कॉल्ड पार्टनर बाय स्टॉपेल।
अगर एक बार किसी ने खुद को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर, या कोई दूसरा पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी कंसेंट दे रहा है या ऐसा कंडक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये उस फर्म में पार्टनर है, तो फिर उस सिचुएशन में थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल होगा। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में वो मेरे से पैसे रिकवर कर सकता है, लेकिन उस समय थर्ड पार्टी के लिए वो लायबल होगा। दिस इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपिंग। डन है। When a person represent himself or knowingly permit himself to be represented as a partner in firm when in fact he is not, actually में वो नहीं है, he is liable like a partner in the firm to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm। अब एक चीज समझना है यहाँ पर, जिसने इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भरोसा किया उसके लिए पार्टनर बाय स्टॉपेल की जिम्मेदारी बनती है, उसकी लायबिलिटी बनती है। जैसे सपोज करो थर्ड पार्टी के सामने मैंने रिप्रेजेंट किया और सुमित ने कुछ बोला नहीं, तो थर्ड पार्टी को तो लगा कि भाई सुमित इस फर्म में पार्टनर है, थर्ड पार्टी ने मुझे पैसे दे दिए। अब थर्ड पार्टी जब बाहर गया तो बाहर जाकर के उसने अपने किसी दोस्त को बताया कि यार अभी मैं ऑफिस से आ रहा हूं, तो मुझे पता चला सुमित भी उस फर्म में पार्टनर है। तो जब उस बंदे ने, उसके दोस्त ने ये बात सुनी कि यार सुमित भी इस फर्म में पार्टनर है, सुमित की रेपुटेशन अच्छी, तो वो भी आ गया मुझे पैसे देने के लिए। अब लक्ष्मी आ रही है तो मैं मना थोड़ा ना करूंगा, आओ भाई तुम भी इन्वेस्ट कर दो, मुझे तो पता ही है कि मुझे पैसे लेकर के भागना है। उसने भी पैसे लगा दिए। तो क्या उस थर्ड पर्सन के लिए, उसके दोस्त के लिए जिसको थर्ड पार्टी ने बताया था, क्या उसके लिए भी सुमित लायबल होगा? नहीं। केवल और केवल वो पर्सन जिसके सामने मैंने रिप्रेजेंटेशन किया था और जिसको सुमित ने डिनाई नहीं किया, केवल उस पर्सन के लिए सुमित की लायबिलिटी बनेगी। उसने किसी दूसरे को बताया, दूसरे ने किसी तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, उन लोगों ने मुझे पैसे दे दिए, उनके लिए सुमित लायबल नहीं होगा। तो जिन लोगों ने इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भरोसा किया, केवल और केवल उनके लिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपेल लायबल होगा। मेरी बात समझ में आई सबको, है ना? तो यहां पर यूनिट 1 हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि अक्सर मॉड्यूल से एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना, और इसके जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व कर लेना। तो इसकी बस केवल 2 यूनिट बची हुई हैं, 2 यूनिट को भी हम लोग फटाफट से खत्म करेंगे और उसके बाद में हमारा पार्टनरशिप भी खत्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।